हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादौन, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम करने वाले हैं असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस फॉर चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई के फेवरेट हैं बिकॉज यू कैन सी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस असर्शन और रीजन बेस्ड के बहुत बढ़ गए हैं। पहले हार्डली पूरे चैप्टर्स अगर पूरे हम लोग बात करते हैं पेपर में 2 या 3 आते थे, लेकिन अब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है टू 5 to 6। सो मीन्स असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक बन गया है बिकॉज एमसीक्यू में ही मार्क्स स्कोर करते हैं बच्चे। एंड अगर उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आपका सर घुमा दें, फिर वो नंबर भी गए और फिर बाकी का पेपर तो हम छोड़ ही दें। जो पढ़ते हैं उनके लिए तो अच्छा, उनके लिए इट्स नो प्रॉब्लम, बट बात आती है उन बच्चों के लिए जो नहीं पढ़ते हैं, जहाँ इनको समझ नहीं आता है। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, अगर आप 11th में ही सीख लेंगे तो 12th में आपको काफ़ी ईजी रहने वाला है। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स वी आर ब्रिंगिंग दिस सेगमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू वेरियस कोर्सेज, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड यू ई नोट्स एंड ई बुक्स। उसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। बस आपको जल्दी से करना है हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का ये सेशन, चैप्टर नंबर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले मुझे बता दो इसमें क्या क्या पढ़ा है अपन ने, क्या क्या पढ़ा है हमने चैप्टर नंबर 1 में। हमने देखा है कि इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। हमने देखा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है, ठीक है, कि व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। फिर हमने देखा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा है, हमने पीपीसी के बारे में पढ़ा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो हमने पढ़ा है, एंड ऑफ कोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैरसिटी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। हमने थोड़ा सा देखा है कि माइक्रो और मैक्रो के बीच में क्या अंतर है, और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या होता है। ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं अपन ने, ये कवर किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो हमने इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ा है कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, देन ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीपीसी, योर माइक्रो वर्सेस मैक्रो, एंड ऑफ कोर्स पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। इसी के कॉन्सेप्ट के बेस पे मेरे असर्शन एंड रीजन्स आने वाले हैं, उनको कैसे सॉल्व करना मैं बताऊंगी। सबसे पहले असर्शन और रीजन कैसे दिखते हैं। एक असर्शन आपको गिवन रहेगा, उसका स्टेटमेंट्स रहते हैं, एंड देन रीजन इज गिवन टू यू। स्टेटमेंट जो रहता है वो एक आपको सिचुएशन बता रहा है, यार मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। रीज़न क्यों अच्छा नहीं गया, कि मैंने रात भर पढ़ाई नहीं करी, या रात भर इतना पढ़ लिया कि सुबह मेरी नींद नहीं खुली, तो मेरा दिमाग सर दर्द से हो रहा था, तो मुझे जो क्वेश्चंस आ रहे थे मैं फिर भी नहीं कर पाया। तो बेसिकली असर्शन आपको एक वो बता रहा है, पूरा स्टेटमेंट या एक सिचुएशन बता रहे हैं, एंड उसका रीज़न क्या होता है, रीज़न उसका एक बेसिकली होता है कि ऐसा क्यों हुआ, वाई इट इज़ लाइक दिस। सो दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, चाहे वो असर्शन हो चाहे वो मेरा रीज़न हो। क्या मुझे इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए यहाँ पे पहली जो चीज़ है, फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या कह रहा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड जो ये रीजन है बिल्कुल करेक्टली डिफाइन कर रहा है कि असर्शन क्या बोलना चाह रहा है। पहला ऑप्शन ये होता है। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं, लेकिन रीजन जो है बिल्कुल भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। सी क्या है, दैट असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एंड डी क्या होता है मेरे पास, दैट असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो ये 4 ऑप्शंस मेरे पास रहते हैं, ठीक है। जितना प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी फ्लुएंसी इस चीज़ में बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। नाउ असर्शन क्या गिवन है, टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, भाई जल्दी से बता दीजिए पहले। What is the difference between micro versus macro? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। जब मैं इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी को स्टडी करती हूँ तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहीं पे ए स्टैंड करता है एग्रीगेट्स के लिए।
जब मैं एग्रीगेट वैल्यू को स्टडी करती हूँ, ओवरऑल इकोनॉमी को स्टडी करती हूँ, तो वो मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। सो माइक्रो को मैं बोल सकती हूँ कि स्मॉलर स्केल पे मैं चीज़ों को स्टडी कर रही हूँ इकोनॉमी के लिए, एंड वहीं पे मैक्रो क्या होता है कि आप ग्रेटर लेवल पे स्टडी कर रहे हो। ये इसका स्कोप कम रहता है, इसका स्कोप ज़्यादा रहता है। यहाँ पे मैं डिमांड पढ़ रही हूँ तो वहाँ पे मैं एग्रीगेट डिमांड पढ़ूंगी, है ना। वहाँ पे मैं इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ूंगी। माइक्रो में मैं प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ती हूँ। तो माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है, बेसिकली आप एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर मार्केट के साथ क्या हो रहा है। अगर मैं बात कर रही हूँ कि यार मैंगो जूस कितना बिक रहा है, मैंगो जूस में कितना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है, कितना प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम हो रहा है, मैं सिर्फ मैंगो जूस की ही बात कर रही हूँ, वन सिंगल यूनिट के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो मेरा माइक्रो है। वहीं पर अगर मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स की सारे गुड्स एंड सर्विसेज की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रही हूँ, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। ठीक है, तो पहला क्या है असर्शन मेरे पास, टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर डिमांड एंड सप्लाई। क्या टूल्स होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, डिमांड एंड सप्लाई? बिल्कुल, मैंने अभी आपको समझाया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही है कि मैं इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी कर रही हूँ। अगर मैं डिमांड एंड सप्लाई की बात करती हूँ तो वो बिल्कुल माइक्रो के टूल्स होते हैं। वहीं पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई आएगा तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल हो जाएंगे। सो दैट इज वाई मेरा असर्शन सही लग रहा है, मुझे टिक मार्क कर देते हैं। रीजन देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, एंड असर्शन बता रहा है कि मेरे क्या टूल्स हैं। सो दोनों सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रीजन जो है ना, वाई का आंसर नहीं कर रहा। वाई क्या होना चाहिए, वाई डिमांड एंड सप्लाई आर द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन ये बोल रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स तो भाई स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट्स को। तो यहाँ पे मुझे इसके वाई का आंसर नहीं मिल रहा, मुझे एक नया स्टेटमेंट मिल गया है, एक नई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन इसका आंसर कौन देगा? यू विल हैव टू गिव मी एन रीजन फॉर इट कि ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों बोल रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स का टूल्स हैं। तो यहाँ पे मुझे उसका इन्फॉर्मेशन तो मिला नहीं। सो दैट इज वाई इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट्स मेरे सही हैं, लेकिन जो रीजन है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा मुझे असर्शन का। सो इंडिविजुअली बोथ आर राइट स्टूडेंट्स, लेकिन रीजन मेरा सही नहीं है। टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, समझे इस चीज को, इतनी क्लैरिटी आ गई ना। तो अब यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन क्या आता है कि वाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो ऑफकोर्स पहले आप ये लिखोगे कि इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं। डिमांड में हम एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करके हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि डिमांड कितनी है। तो माइक्रो लेवल पे मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वो मेरा प्राइस हो जाता है। तो वो मेरे टूल्स हैं, बिकॉज टूल्स क्या है, वो बताते हैं कि मेरा माइक्रो इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, इसलिए वो मेरा टूल्स है, ना कि इसलिए क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं। ये उसका रीजन नहीं है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या पीपीसी भी बोल सकते हो। पीपीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए कॉन्सेप्ट बन जाता है फर्स्ट चैप्टर से। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। पीपीसी आप सभी को पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एंड कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। क्या होता है, इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहला क्या है स्टूडेंट्स, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड ये क्या है, ये मेरा होता है कॉन्केव टू द ओरिजिन। ये चीज हम जानते हैं, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्केव टू द ओरिजिन। आपको पता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में हमने कुछ अजम्पशंस लिए हैं कि यहाँ पे रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन रिसोर्स उतने ही रहेंगे, टेक्नोलॉजी भी उतनी ही रहेगी। हमारे पास 2 गुड्स बनते हैं, एक गुड यहाँ बनता है, एक गुड यहाँ बनता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है बिकॉज मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बताता है कि मुझे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है टू गेन वन मोर एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल यूनिट। सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बताता है, हाउ मच डू आई हैव टू सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट। उसका रेशो इंक्रीजिंग रहता है, इसलिए मेरा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी बनाने के लिए मुझे पहले वाली कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये होता है मेरे पास पीपीसी। इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। क्लियर? डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एमओसी यू हैव टू सैक्रिफाइस मोर ऑफ अ कमोडिटी टू गेन वन एडिशनल यूनिट। अब पहला आपको इसका क्या गिवन है असर्शन कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अ कॉन्केव शेप्ड कर्व। ओके, सही बात है, मैंने अभी आपको बताया कि ये कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है।
कॉन्केव टू द ओरिजिन है, तो ये तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या दे रहे हैं देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शोज ऑल द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद अ गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। ये बिल्कुल सही है, ये डेफिनेशन है, ये डिफाइन कर रहे हैं कि पीपीसी क्या होता है। तो हाँ, पीपीसी का मतलब या पीपीएफ का मतलब यही होता है कि दो गुड्स हम लोग लेते हैं एंड दो गुड्स को विद इन गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी में कितना अच्छे से आउटपुट निकाल सकती हूँ, वो मेरा होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। नाम में ही है कि प्रोडक्शन की कितनी पॉसिबिलिटी है, अगर मेरे पास इतने रिसोर्स रहेंगे और इतनी टेक्नोलॉजी रहेंगे, उसी को तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बोल रही हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, याद रखना, असर्शन मेरा क्वेश्चन होता है, उसका आंसर होता है रीजन। क्वेश्चन क्या था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अ कॉनकेव शेप्ड कर्व। क्वेश्चन क्या है, वाई, वाई हमेशा इनविजिबल रहेगा, तो वाई इट इज लाइक दैट, वाई इज कॉनकेव्ड, वाई इज पीपीसी कॉनकेव्ड। मैंने आपको आंसर यहाँ पे ही बता दिया था, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। कैसे कुछ लिखा है यहाँ पे, नो, मीन्स ऑफ कोर्स अगेन बोथ आर ट्रू, लेकिन जो रीजन है बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे असर्शन का। सो यू कैन सी, ऐसे ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स 12th बोर्ड में आपको टैकल करने पड़ेंगे, जहाँ पे आपको अपना पूरा दिमाग लगा देना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट को जितना भी अच्छे से आपने समझा है, सारे कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। कई बार ना बच्चे सोचते हैं अच्छा यहाँ पे भी तो पीपीएफ की बात हो रही है, इसमें ही पीपीएफ की बात करी, हाँ दोनों रिलेटेड है, मारो टिक आगे बढ़ो। और फिर इकोनॉमिक्स में कटते हैं मार्क्स, एमसीक्यू में से 20 जो हम सोचते हैं कि यार ये मार्क्स आएंगे अपने, तो ये गए पूरे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो मेरा स्कोर बढ़ा सकती हैं, कम कर सकती हैं। 100% तैयारी करोगे तब जाके 80-90 का अपना स्कोर आएगा इनिशियली, अगर 100% तैयारी करते हो, और इनिशियली तो अपन सिर्फ 60% तैयारी करके जाते हैं, तो स्कोर रह जाएगा 30-40s में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो समझ आया कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। Okay, great. Let's move on to the next question. Question number 3 है, assertion क्या given है, human wants differ in priorities. For every individual, some wants are more important and urgent as compared to others. So we know that कि human wants जो हैं are unlimited in nature. अब ये concept कहाँ से आया, कोई मुझे बता सकता है? Economic problem of choice से। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की क्या दिक्कत है कि सबसे पहले जो लोगों की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, जो रिसोर्सेज हैं आर लिमिटेड, और सिर्फ यही नहीं, जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं हैव ऑल्टरनेट यूजेस। मतलब दिक्कत क्या है, पहले तो लोगों की वांट्स कभी खत्म नहीं हो रही, अनलिमिटेड है। सेकंड दिक्कत क्या है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। थर्ड दिक्कत क्या है, वो लिमिटेड भी है प्लस उसके बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो समझ ही नहीं आता कि कब कौन सी चीज़ को अप्लाई करें। इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, की आपको चूज़ करना पड़ेगा कि जो मेरे पास लिमिटेड चीज़ है उसको मैं कैसे लगाऊँ। अगर मेरे पास 5,000 रुपये हैं, मुझे ट्यूशन की फ़ीस भी भरनी है, मुझे पेट्रोल की फ़ीस भी भरनी है, मुझे मेरे बच्चे को नए लंच बॉक्स भी दिलाना है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन उस 5,000 है, मुझे चूज़ करना पड़ेगा कि मैं पहले क्या करूं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस घर में भी होती है, तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। इकोनॉमी में भी सेम चीज़ है, दैट इज़ वाई आपका घर और आपकी इकोनॉमी काफ़ी रिलेटेड है। सो वी ऑलवेज हैव टू चूज़ इन लाइफ ना, हर एक चीज़ हमारे हिसाब से नहीं मिलती है। सो ह्यूमन वांट्स बिल्कुल डिफर करती है प्रायोरिटीज़ में, सबकी अलग अलग वांट्स रहती हैं। किसी को आईफोन चाहिए और किसी को कीपैड फ़ोन ही मिल जाए तो बहुत है, किसी को लग्जरी कार चाहिए, किसी को 2 व्हीलर ही मिल जाए तो बहुत है, राइट। सो सबकी प्रायोरिटीज़ अलग है, सबकी नीड्स अलग है, वांट्स अलग हैं, क्योंकि सबकी ज़रूरतें अलग हैं, ओपिनियंस अलग हैं। किसी के पास बहुत पैसा होता है लेकिन फिर भी उसको लग्जरी लाइफ नहीं पसंद, तो वो सिंपल लाइफ रहना चाहता है। किसी के पास पैसा नहीं है लेकिन वो ड्रीम करता है कि मुझे लग्जरी लाइफ ही चाहिए। So every human being has a different mindset and of course their wants also differ accordingly. Reason क्या दिया है? Because for every individual some wants are more important and urgent as compared to others. तो बिल्कुल सही बात है, सबकी जो नीड्स अलग क्यों रहती है, wants अलग क्यों रहती है, बिकॉज सबका अलग अलग ज़रूरतें अलग हैं। So that is why both assertion and reason are true. देखो ये कितने अच्छे से रिलेटेड है इससे, ये क्या बता रहा है कि लोगों की wants क्यों डिफर करती हैं, बिकॉज फॉर एवरी इंडिविजुअल सम wants are more important than others. तो मुझे आंसर मिला ना, मुझे क्यों का आंसर मिला कि ये क्यों है ऐसा।
दैट इज वाई मैं ये बोल सकती हूँ जो रीजन और असर्शन है बिल्कुल करेक्ट है और एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है, इसलिए मेरा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए विल बी द राइट आंसर. फाइन, टेक अ स्क्रीनशॉट. Done. Now we have question number 4, assertion. Macroeconomics is also known as income and employment theory, and macroeconomics aims to determine income employment level of the economy. देखो आपको ये समझना है, दोनों macroeconomics की बात हो रही है एंड macroeconomics के नाम में ही आता है एग्रीगेट. मैं अभी आपको यही समझा रही थी कि macroeconomics में क्या होता है, एग्रीगेट्स की बात होती है. एग्रीगेट्स की बात मतलब वी आर स्टडिंग इकोनॉमी एज अ होल. अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिमांड में एक टूल, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में टूल होते हैं मेरे पास डिमांड एंड सप्लाई, वैसे ही इसका जो उसको हम लोग प्राइस थ्योरी बोलते हैं. यहाँ पे जो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को हम लोग बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, बिकॉज हम यहाँ पे इन्फ्लेशन, इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी चीज़ों को स्टडी करते हैं लार्ज लेवल पे, इसलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में आता है. तो ये चीज़ तो मुझे क्लियर है, तो मेरा असर्शन सही हो जाएगा. अभी इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी. क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं इनकम निकालना और एम्प्लॉयमेंट लेवल निकालना सीखती हूँ, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं. तो इसका आंसर मुझे यहाँ पे मिल गया, कनेक्ट कर रहा है. वाई का आंसर मिल रहा है क्या मुझे कि क्यों बोलते हैं, उसका रीजन मिला ना. दैट इज वाई बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट. समझ रहे हैं इस चीज को कि नहीं समझ रहे हम, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. माइक्रो मैक्रो बीच के डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. माइक्रो को प्राइस थ्योरी बोलते हैं, मैक्रो को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं. माइक्रो के टूल्स क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई. मैक्रो के क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. यहाँ पे आपको समझना है कि इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्यों बोलते हैं, बिकॉज इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करते हैं तो ग्रेटर चीज़ों को स्टडी करेंगे, कितना एम्प्लॉयमेंट लेवल है, कितना इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, मनी सप्लाई, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे. वहाँ पे माइक्रो लेवल पे आप इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी को स्टडी करते हो, तो स्टडी भी अकॉर्डिंगली होगी. ठीक है, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप सभी को. फाइन, टेक अ स्क्रीनशॉट. डन. चलो क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास. असर्शन गिवन है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अवॉइड्स इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट्स. पॉजिटिव स्टैंडर्ड्स कैन बी वेरीफाइड एज ट्रू और फॉल्स बाय कंपेयरिंग विद द एक्चुअल डेटा. तो अब मेरे पास बात आ रही है कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार. ठीक है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव बेसिकली एक स्टेटमेंट्स होते हैं इकोनॉमी में. मैं बोल रही हूँ महंगाई बहुत बढ़ गई है, मैं सच्चाई बता रही हूँ, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है. आई एम जस्ट टेलिंग द रियलिटी. सो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं हम यहाँ पे बस बेसिकली रियलिटी को शोकेस कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, व्हाट इट इज. वी आर जस्ट स्टेटिंग द स्टेटमेंट्स, क्या फैक्चुअल डेटा उसको बता रही हूँ. पॉपुलेशन बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ आपको सिचुएशन बता रही हूँ. वी आर जस्ट टेलिंग यू द प्रॉब्लम. लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि भाई प्रॉब्लम क्या बता रहे हो, सोल्यूशन बताओ ना. प्रॉब्लम तो सभी बताते रहते हैं. तो यहाँ पे मैं बेसिकली जजमेंट्स, सजेशंस प्रोवाइड कर रही हूँ. अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, तो तुम सोल्यूशन भी प्रोवाइड करो ना कि महंगाई बढ़ गई तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, लोगों को ये करना चाहिए. सो व्हेन यू प्रोवाइड जजमेंट्स, व्हेन यू प्रोवाइड योर सजेशंस, तो वो नॉर्मेटिव होता है. ये होता है मेरे पास व्हाट ऑट टू बी. हम ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा है, मैं ये बोल रही हूँ नॉर्मेटिव में कि क्या होना चाहिए. तो बेसिकली पॉजिटिव में क्या है कि व्हाट इट इज, है ना, कि अभी क्या है. और नॉर्मेटिव क्या होता है कि क्या होना चाहिए. ठीक है,
टेक अ स्क्रीनशॉट। सो पॉजिटिव नॉर्मेटिव का डिफरेंस समझ आया? तो अब देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अवॉइड इकोनॉमिक जजमेंट्स, तो ये बिल्कुल सही है, बिकॉज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जजमेंट्स नहीं आते। मैंने क्या बताया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में सिर्फ रियलिटी बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन नॉर्मेटिव में जजमेंट्स आते हैं। मैंने ये बताया ना आपको कि जजमेंट्स रहते हैं। दैट इज वाई यू हैव टू रिमेंबर कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अवॉइड्स इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ये कहाँ पे आता है, नॉर्मेटिव में आता है। नॉर्मेटिव में आते हैं अपने जजमेंट्स, पॉजिटिव वाले में कोई जजमेंट नहीं आता अपना, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैन बी वेरीफाइड एज ट्रू और फॉल्स बाय कंपेयरिंग विद द एक्चुअल डेटा। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में बेसिकली मैं क्या शोकेस कर रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ ना, तो रियलिटी को तो आप चेक कर सकते हो, मैं तो रियलिटी बता रही हूँ, आप सोर्स चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं नॉर्मेटिव में कि क्या होना चाहिए, मतलब अभी वो चीज़ हुई नहीं है, तो आप उसको कैसे ही वेरीफाई करोगे? जो अभी हुआ ही नहीं है, उसका कोई एविडेंस ही नहीं है, तो आप कहाँ से वेरीफाई करोगे? लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि यार इंडिया में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मेरे पास स्टैटिस्टिकल डेटा है ना उस चीज़ को प्रूव करने के लिए। या मैं बोल रही हूँ यार इंडिया में बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया अगेंस्ट वुमेन, तो मेरे पास है ना स्टैटिस्टिकल डेटा उसको चेक करने के लिए। सो पॉजिटिव को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स को मैं वेरीफाई नहीं कर सकती। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को मैं वेरीफाई कर सकती हूँ, लेकिन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स को मैं वेरीफाई नहीं कर सकती, बिकॉज जो चीज़ हुई नहीं है उसको मैं कहाँ से ही वेरीफाई करूँगी? समझ रहे हैं इस चीज़ को? सो दैट इज वाई नॉर्मेटिव केसेस में वी कैन नॉट वेरीफाई द स्टेटमेंट्स, वहीं पे पॉजिटिव वाले सिनेरियो में वी कैन वेरीफाई द स्टेटमेंट्स। इसलिए जो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखा है, दैट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अवॉइड्स इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट्स। बिल्कुल सही लिखा है, बिकॉज पॉजिटिव में मैं सिर्फ रियलिटी चेक दे रही हूँ, क्या होना चाहिए वो नहीं बता रही हूँ, तो मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द सिचुएशन। नेक्स्ट क्या होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैन बी वेरीफाइड एज ट्रू बाय फॉल्स बाय कंपेयरिंग एक्चुअल डेटा। हम बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स मेरे इंडिविजुअली बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या ये रीजन है क्या इसका? यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अवॉइड्स इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट्स। यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए था कि क्यों हम अवॉइड करते हैं वैल्यू जजमेंट्स को। तो हमें लिखना था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट बेसिकली अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। सिर्फ रियलिटी चेक देना काम है, डिस्क्राइब करना काम है, कोई जजमेंट्स वगैरह इसमें नहीं होते। अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो मैं बिल्कुल बोल सकती थी कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिफाइन कर दिया गया है, यहाँ पे उसका रीजन नहीं किया है। ये रीजन, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम लोग क्यों अवॉइड करते हैं वैल्यू जजमेंट्स, क्यों इसमें अवॉइड कर रहे हैं, वो मेरा रीजन होना चाहिए था। लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे तो एक और आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे भी आप सेम चीज देख रहे हो, यहाँ पे ही पॉजिटिव है, यहाँ पे ही पॉजिटिव है। आधे बच्चे सोचेंगे यहाँ पे ही पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात हो रही है और यहाँ पे ही बात हो रही है, तो बढ़िया दोनों सेम है, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको देखना बहुत जरूरी है क्या ये रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन? पक्का? ओके। तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके के असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस मेरे पास आ सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है कि हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें बहुत डेप्थ में स्टडी करनी है, हमसे ऊपर ऊपर का पढ़ के नहीं जा सकते, ऐसे काम नहीं चलने वाला। सो यू विल हैव टू स्टडी मोर नाइसली, राइट, प्रॉपर फोकस के साथ। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे दो चैनल, एक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम चैनल। इंग्लिश मीडियम चैनल पे बेसिकली आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास बेसिकली दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP board and Rajasthan board. And apart from these board classes, we also provide you 3 special courses like Vedic Maths crash course and spoken English course. We also provide e-notes and e-books, उसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ आपको यूट्यूब पे नहीं, आप वेरियस सोशल मीडिया साइट से फॉलो कर सकते हो लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो इसी तरीके से बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।